ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कभी राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती नहीं खेली, पर वो पहलवानों के सारे दांव जानते हैं। कॉलेज के दिनों में थोड़ी बहुत पहलवानी कर चुके ब्रिजभूषण शरण सिंह दबंगई के खेल के बड़े पहलवान हैं। आलम यह है कि 70 के दशक में छात्र राजनीति करते हुए उन्होंने एक मामले में हैंड ग्रेनेड चला दिया था। 1987 में जिले की गन्ना डायरेक्टरी के चुनाव में ब्रिजभूषण ने पर्चा भरा था। एसपी ने उन्हें बुलाया और धमकाते हुए पर्चा वापस लेने के लिए कहा, तो ब्रिजभूषण ने एसपी पर ही पिस्तौल तान दी। लेकिन राजनीति के अखाड़े का यह दबंग खिलाड़ी इन दिनों कुश्ती की महिला खिलाड़ियों के आरोपों से घिर गया है। कैकेयी ने कुछ रोल प्ले किया था, वैसे मेरे भगवान मेरे लिए मंथरा बन करके लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। राज ठाकरे हिंदू नेता नहीं है, इस समय देश का खलनायक है। यहाँ की पुलिस बंधुआ मजदूर है, विधायक की सांसद की बंधुआ मजदूर है। प्रमाण निकाल रहा हूँ, वो पुराना क्षत्रिय है, वो भी जो है भगवान राम का ही वंशज है, वो ईरान वाला नहीं है। ये है ब्रिजभूषण शरण सिंह की ठसक, वो बेबाक अंदाज जिसमें उन्हें न आरोपों की परवाह है, न खुद को माफिया डॉन कहे जाने से परेशानी। देखिए, मैं इनका कभी लठैत नहीं था और इनकी औकात नहीं थी कि हमको लठैत बनाते। इनकी औकात इतनी नहीं थी। छह बार के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह की कहानी की शुरुआत होती है गोंडा के बिस्नोहपुर गांव से। कांग्रेस विधायक रहे चंद्रभान शरण सिंह के चचेरे पौत्र ब्रिजभूषण की जिंदगी की शुरुआत मुश्किलों में हुई। 6 भाइयों में से 4 का अलग अलग वजहों से 2 साल के भीतर निधन हो गया। परिवार के इलाके के राजा से दुश्मनी ने हालात हद से ज्यादा खराब कर दिए। 1974 में ब्रिजभूषण का घर गिरा दिया गया और केस भी परिवार पर ही हुआ। नतीजा, ब्रिजभूषण पहली बार 7 दिन जेल काट कर आए। एक बार हमला हुआ तो नदी में कूदकर जान बचाई। मेरे शरीर में ताकत न होती तो आज मेरी हड्डी पता नहीं कहाँ गल गई होती। ताकत की वजह से मैं जिंदा हूँ। मुझे ट्रेन से कूद करके जान बचाना पड़ा है, नदी में कूद करके जान बचाना पड़ा है और कई किलोमीटर भागना पड़ा है। मैं पहले पहलवान हूं, ये कान टूटा हुआ है। ब्रिजभूषण को कुश्ती का शौक बचपन से है, लेकिन कुश्ती का शौक कुश्ती के खेल को नियंत्रित करने तक पहुंचेगा, ये किसी को मालूम नहीं था। विडंबना देखिए कि ब्रिजभूषण दावा करते हैं कि वो जब अयोध्या के केएस साकेत महाविद्यालय में पढ़ते थे तो उन्होंने लड़कियों से छेड़खानी के खिलाफ आवाज उठाई और इस वजह से ही छात्र नेता बन गए। लेकिन छात्र नेता से 6 बार सांसद बनने के बाद आज उनकी कहानी में जिंदगी का सबसे बड़ा कलंक लगा है और आरोप यौन शोषण के हैं। किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। हम इतना मेंटल टॉर्चर है, किया जा रहा है, उनको पहचान किया जा रहा है जैसे हम भी लोग अपराधी हैं और ब्रिजभूषण है वो देवता आदमी है जिसके ऊपर हमने केस फाइल किया हुआ सभी महिला पहलवानों में। बहुत ज्यादा जबरदस्ती हुई है जी, आराम से थाने लाग रहे थे, जबरदस्ती की चढ़ाया गया है। ब्रिजभूषण शरण सिंह की करीब 45 साल लंबे राजनीतिक जीवन में हत्या की कोशिश, मारपीट, असलहा रखने जैसे आरोप लगे। उन पर गुंडा एक्ट और यहां तक कि दाऊद के गुर्गों को शरण देने की वजह से टाडा जैसा एक्ट लगा। लेकिन महिलाओं से छेड़खानी और उनके यौन शोषण का आरोप पहली बार लगा है। एफआईआर में छेड़खानी से लेकर यौन शोषण और कुश्ती फेडरेशन में तानाशाही के जो आरोप हैं, वो ब्रिजभूषण की कहानी का सबसे स्याह अध्याय है। रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह पर 2 एफआईआर दर्ज हुई। एक एफआईआर नाबालिग खिलाड़ी के पिता की तरफ से दर्ज कराई गई, जो पॉक्सो की धारा 10 के तहत दर्ज हुई, जिसमें आरोप लगाया गया
कि आरोपी यानी ब्रजभूषण शरण सिंह ने उस नाबालिग खिलाड़ी की फोटो खिंचाने के नाम पर उसको अपनी तरफ खींचा, उसके शरीर को छूने की कोशिश की। जो दूसरी एफआईआर दर्ज कराई गई उसमें 6 महिला खिलाड़ियों के आरोपों का जिक्र है, जिसमें महिला खिलाड़ियों ने आरोप लगाया कि ब्रजभूषण शरण सिंह उनकी बिना मर्जी के शरीर के तमाम हिस्सों पर हाथ लगाते थे, छूने की कोशिश करते थे और कई बार खाने के दौरान, प्रैक्टिस के दौरान वो उनके करीब आने की कोशिश कर रहे थे। ब्रजभूषण ने महिला पहलवानों के साथ क्या किया क्या नहीं ये जांच का विषय है, लेकिन महिला पहलवानों की शिकायत पर ब्रजभूषण की भाषा ने लगातार ये बताया है कि वो इस मामले पर संवेदनशील नहीं है। कब हुआ, कहां हुआ और किसके साथ हुआ? कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ? कब हुआ, कहां हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ? दरअसल कुश्ती संघ को जिस तरह से दबंग और रसूख वाले इंसान की जरूरत थी वो ब्रजभूषण शरण सिंह थे। जैसे मेरा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, उसका कुश्ती का बजट है 10 लाख और मेरा 19 करोड़। मेरे कुश्ती का बजट है 19 करोड़। दुनिया में कोई भी देश हमारे मुकाबले सुविधा नहीं दे रहा है। ब्रजभूषण ने कुश्ती को बढ़ावा दिया, कुश्ती में प्राइवेट कंपनियों और सरकार का पैसा लाए, लेकिन अपनी दादागिरी भी साथ लाई। वो जब से कुश्ती संघ में हैं, वहां उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं फड़क सकता। रांची में अंडर 15 कुश्ती प्रतियोगिता में एक पहलवान को थप्पड़ मारने की ये तस्वीर तो जमकर वायरल हुई थी, लेकिन इससे अलग कुश्ती संघ में उनकी दबंगई और रसूख का आलम ये कि अधिकारी पैर छूते हैं, खिलाड़ी मैच शुरू होने से पहले उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। अगस्त 2022 में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में उन्होंने ट्रायल रुकवा दिया और अपने साथ अयोध्या से आए साधु संतों से खिलाड़ियों को आशीर्वाद दिलाया। खिलाड़ी ब्रजभूषण की ताकत से वाकिफ हैं, इसीलिए कई बार जब वो विवादास्पद बाउट हार जाते हैं तो इंसाफ के लिए ब्रजभूषण की शरण में जा पहुंचते हैं। दरअसल ऐसे किस्सों की भरमार है जहां ब्रजभूषण ने खुद को कुश्ती से ऊपर बताया। 2021 के अपने एक इंटरव्यू में ब्रजभूषण ने कहा भी कि पहलवान बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन उन्हें कंट्रोल करने के लिए आपको एक ताकतवर शख्स की जरूरत है, और मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है। यह फिल्मी सीन है जहां जिमी शेरगिल मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का अंदाज कुछ ऐसा ही रहा है, जो वो कुश्ती भले न खेलें, लेकिन अखाड़े के पहलवान खुद ही होते हैं। हद ये कि वो ये कहने से नहीं हिचकते कि हिंदुस्तानी कुश्ती की तमाम कामयाबी उन्हीं की वजह से आई है। हम जितना इनके जीत में हमारा योगदान है, उतना योगदान देश में किसी का नहीं है। उतना योगदान किसी का नहीं, जितना इनके जीत में, इनको पहलवान बनाने में मेरा योगदान है, उतना किसी का योगदान नहीं है। ब्रजभूषण सिंह को लगता है कि भारतीय कुश्ती में जो कुछ भी अच्छा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत और रणनीति का नतीजा है, और इस सोच में वो कब किसके साथ नाइंसाफी कर बैठे ये शायद उन्हें भी पता नहीं चला। और अब जो आरोप उन पर हैं वो बेहद संगीन है। चूंकि वो बीजेपी के सांसद हैं, तो आरोपों की कहानी के समानांतर एक सियासी कहानी भी चल रही है, जहां अलग ही दंगल चल रहा है। भारत के खेल संघों में राजनीति की कहानी कोई नई नहीं है, लेकिन ब्रजभूषण के किस्से ने इस गंदे खेल का रेशा रेशा उधार दिया है। कितनी अजीब बात है कि फोगाट बहनों की जिस प्रेरक कहानी ने हिंदुस्तान की लाखों लड़कियों में कुश्ती के प्रति दिलचस्पी पैदा की,
आज उसी फोगाट परिवार की एक जानी मानी महिला पहलवान ब्रिजभूषण के खिलाफ जंग में सबसे आगे है। हालांकि इस लड़ाई में खाप पंचायतों की एंट्री और पहलवानों की नाराजगी से देश की बिगड़ती छवि के बीच पहले अमित शाह ने पहलवानों से मुलाकात की और फिर खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को भरोसा दिलाया कि वो 15 जून तक अपना आंदोलन स्थगित रखें। और खिलाड़ियों ने कहा है कि वो चाहते हैं कि 15 जून तक चार्जशीट दायर हो और वो भी अपना कोई भी इस पर प्रदर्शन या उनसे जुड़े हुए कोई भी संगठन जो उनके समर्थक हैं वो भी कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। खिलाड़ियों ने मंत्री की बात मान ली। उधर पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए ब्रिजभूषण के करीबी लोगों से पूछताछ की तो उनके घर भी पहुंची। यानी सरकार भी चाहती है कि मामला जितना तूल पकड़ चुका है उससे आगे न जाए। लेकिन खिलाड़ियों के इस आंदोलन के बीच आज सबसे बड़ी चिंता ये है कि आरोप प्रत्यारोप के खेल के चक्कर में कहीं कुश्ती की भावी महिला खिलाड़ी खेल शुरू होने से पहले ही खेल ना छोड़ दें। आज तक ब्यूरो। ब्रिजभूषण शरण सिंह की सियासी ताकत का एक किस्सा मशहूर है। गोंडा में मायावती ने एक कार्यक्रम में गोंडा का नाम बदलकर जयप्रकाश नारायण नगर कर दिया। ब्रिजभूषण ने विरोध किया तो मायावती ने कहा जो होना था सो हो गया। इसके बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने आंदोलन खड़ा कर दिया, पदयात्रा निकाली। नतीजा ये हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी ने मायावती को फोन किया और मायावती ने फैसला वापस ले लिया। दरअसल इसमें कोई दो राय नहीं कि ब्रिजभूषण चुनौतियों और विवादों से घबराते नहीं हैं। वो बयानबाजी का भी पहलवान है और यही वजह है कि तमाम मुकदमे दर्ज होने और जबरदस्त आलोचना होने के बावजूद ब्रिजभूषण शरण सिंह मैदान छोड़ने को तैयार नहीं। मुंबई के इस जेजे हॉस्पिटल में 12 सितंबर 1992 को एक शूटआउट हुआ था। यूं तो ये शूटआउट दाऊद इब्राहिम और अरुण गवली के बीच गैंगवॉर का नतीजा था, लेकिन परतें खुली तो आरोपों की जद में ब्रिजभूषण शरण सिंह भी आए। ब्रिजभूषण पर दाऊद के शूटर्स को छिपाने और मदद का आरोप लगा। ब्रिजभूषण उस वक्त यूपी में गोंडा से सांसद थे, लेकिन टाटा जैसी गंभीर एक्ट में उन्हें धरा गया और जेल जाना पड़ा। वो तिहाड़ में बंद थे। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें यह चिट्ठी लिखी। अटल जी ने ब्रिजभूषण को वीर सावरकर से सीख लेने की सलाह देते हुए भरोसा दिलाया कि बुरे दिन जल्द बीतेंगे। कुछ महीने बाद बुरे दिन बीत गए। बाद में ब्रिजभूषण केस से छूट भी गए। यूं ब्रिजभूषण के लिए जेल का ये पहला अनुभव नहीं था। ब्रिजभूषण पहली बार तब जेल गए थे जब वो इंटर में थे। मैं इंटर में पढ़ रहा था तो मेरा घर गिरा दिया गया और मैं पहला मुकदमा ऐसा सौभाग्यशाली आदमी हूं मैं कि 307, 395, 397 मेरे ऊपर जो लगा है, हमारा ही घर गिराया गया था, हमारे ऊपर मुकदमा लगा है आनंद सिंह की कृपा से। और 7 दिन जेल में रहा हूं। जेल के अनुभव ने ब्रिजभूषण को इतना दबंग तो बना ही दिया था कि वो कभी घबराए नहीं। आलम ये कि दोस्त और पार्टनर रविंदर सिंह की आंखों के सामने हत्या हुई तो हत्यारे को वहीं गोली मार दी। हद ये कि ब्रिजभूषण ये बताने से हिचकते भी नहीं है। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया और मर गया। और फिर मैं हाथ छुड़ा करके सामने गया। लल्लू सिंह आज जो मंत्री है गवाह है कि क्या परिस्थिति थी, और सामने से हम लोग गोली चलाना शुरू किए। वैसे ब्रिजभूषण शरण सिंह की शुरुआती सियासी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। उन्होंने 1977-78 में छात्र राजनीति के बाद मुख्य धारा की राजनीति में हाथ पैर मारने शुरू किए थे। इससे पहले वो साकेत महाविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके थे। पारिवारिक दुश्मन आनंद सिंह ने कांग्रेस में उनकी दाल नहीं गलने दी, लेकिन छात्र नेता से नेता बनने की जुगत में लगे ब्रिजभूषण के जीवन में एक घटना घटी और वो झटके में नेता बन गए। ब्रिजभूषण शरण सिंह का नेता बनने के बाद विवादों से नाता रहा है। महिला पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठी थी तो वहां ब्रिजभूषण के खिलाफ दर्ज 38 मामलों के पोस्टर लगे थे।
2019 के अपने चुनावी एफिडेविट में ब्रजभूषण शरण सिंह ने सिर्फ 4 मामलों के पेंडिंग होने की बात कही थी। अब वो कहते हैं कि सारे मामले खत्म हो चुके हैं। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह ने सत्ता, संत, पैसा, बाहुबली और समर्थकों का ऐसा नेक्सस तैयार किया है जहां उन्हें पता है कि उनका कुछ भी बिगाड़ना किसी के लिए आसान नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह महंगी गाड़ियों के शौकीन हैं। गोंडा के बिस्नोहरपुर गांव में उनकी ये 15 एकड़ में फैली सफेद आलीशान कोठी तमाम सुख सुविधाओं से लैस है। यहाँ गार्डन भी है, जिम भी है, अस्तबल भी है। हवाई यात्रा के लिए उनके पास 2 हेलीकॉप्टर और 1 प्राइवेट जेट है। कोठी में ही एक हेलीपैड भी है। एक जमाने में उन पर आरोप लगता था कि वो बाइक चोरों का गिरोह चलाते हैं और अब उन पर आरोप लगता है कि वो नकल माफिया हैं। गोंडा, बस्ती, बहराइच में उनके 50 से ज्यादा शिक्षण संस्थान हैं। ब्रजभूषण का पूरा परिवार अब सियासत में सक्रिय है। पत्नी केतकी सिंह गोंडा जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। एक बेटा प्रतीक भूषण सिंह गोंडा सदर सीट से विधायक है, जबकि दूसरा बेटा करण भूषण सिंह कुश्ती संघ का उपाध्यक्ष रहा है। वैसे ब्रजभूषण पर अनदेखी के जो आरोप पहलवानों ने लगाए हैं, कुछ इसी तरह के आरोप उनके सबसे बड़े बेटे ने भी 2004 में लगाए थे। वो 2004 के 17 जून की सुबह थी। फादर्स डे सिर्फ 3 दिन दूर था। उस सुबह ब्रजभूषण के बड़े बेटे शक्ति भूषण सिंह ने खुद को कमरे में बंद किया और पिता की ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। ब्रजभूषण जब तक कमरे में पहुंचे तब तक बेटा दम तोड़ चुका था, लेकिन इसके बाद कथित तौर पर जो सुसाइड नोट बरामद हुआ था उसने ब्रजभूषण को कटघरे में खड़ा किया था। इस सुसाइड नोट में शक्ति भूषण ने लिखा था, आप अच्छे पिता साबित नहीं हो सके। आपने हम भाई बहनों की सुविधा का कोई ख्याल नहीं रखा। आपने हमेशा अपने बारे में ही सोचा और हमारी कोई चिंता नहीं की। अब तो बहन भी बड़ी हो रही है, लेकिन हम लोगों को अपना भविष्य अंधकार में ही दिख रहा है, इसीलिए अब जीने का कोई औचित्य नहीं है। कुश्ती के खेल में नियम यह है कि एक खिलाड़ी विरोधी प्लेयर को अगर 5 सेकंड से ज्यादा वक्त तक मुश्किल में डाले रखता है तो खिलाड़ी को पॉइंट्स दे दिए जाते हैं। महिला पहलवान 3 महीने से ज्यादा वक्त से ब्रजभूषण शरण सिंह को मुश्किल में डालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन फिर भी खुद को ही हारा हुआ महसूस कर रही हैं। वजह यह है कि ब्रजभूषण राजनीति का वो धोबी पछाड़ दांव जानता है जो खिलाड़ी पहलवान नहीं सीख सकते। इस फिल्मी डायलॉग की अतिशयोक्ति को थोड़ा अलग रख दे तो सच यही है कि अंदाज ब्रजभूषण सिंह का भी यही है। मेरा पूजा है, अलग से मैं पूजा वूजा नहीं कर पाता। जब तक साइकिल चलाता हूँ हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूँ। आधा घंटा चलाता हूँ, 14 मिनट 14-15 बार हनुमान चालीसा हो जाता है, वही करके टीका उका लगा लेता हूँ। बीते 35 साल में ब्रजभूषण तमाम चुनौतियों के बावजूद लगातार ताकतवर ही हुए हैं और इस ताकत की कहानी की शुरुआत उस मोड़ से होती है जब अचानक उनके सियासी गुरु ने उन्हें बीजेपी के टिकट पर विधान परिषद का चुनाव लड़ने को कहा। उन्होंने समझाया कि इलाके की जाति समीकरण एक हिंदू नेता चाहते हैं और ये कमी वो पूरी कर सकते हैं। ब्रजभूषण महज चंद वोटों से विधान परिषद का चुनाव हार गए, लेकिन बीजेपी ने उन्हें अपना लिया। राम जन्मभूमि आंदोलन के समय ब्रजभूषण का संबंध अशोक सिंघल, उमा भारती जैसे नेताओं के साथ साथ तमाम साधु संतों से हुआ और उनकी धाक जमने लगी। और आडवाणी की रथ यात्रा के दौरान कुछ दिन वो सारथी यानी गाड़ी चलाते हुए भी दिखे। इक्यानवे तक मेरा बहुत कुछ रोल हो चुका था। आडवाणी जी की मैंने यात्रा, हाँ नहीं रथ यात्रा नहीं, मैंने अपने गाड़ी पर बैठा करके वैशाली से ला करके गाड़ी पर ला करके फैजाबाद से फिर लखनऊ मैंने किया था। और उस समय मेरी जान पहचान कार सेवा के दौरान उमा भारती से हो चुकी थी, मैंने उनकी मदद किया था। अशोक सिंघल जी मुझे पुत्रवत मानते थे, परमहंस जी मुझे पुत्रवत मानते थे, अवैधनाथ जी मुझे पुत्रवत मानते थे, क्योंकि मेरा अयोध्या में बहुत प्रभाव था। 1991 में बीजेपी ने ब्रजभूषण को बिना मांगे टिकट दिया। उस वक्त तक पुलिस लाइन में उनकी हिस्ट्री शीट खुल चुकी थी। उन पर 30 से ज्यादा मामले दर्ज थे,
लेकिन बीजेपी ने उनको रॉबिन हुड कहकर बचाव किया। ब्रजभूषण के सामने गोंडा लोकसभा सीट पर कट्टर दुश्मन और कांग्रेस नेता आनंद सिंह थे। आनंद सिंह बुरी तरह परास्त हुए। ब्रजभूषण का सियासी कद अचानक बढ़ गया। इस बीच राम जन्मभूमि आंदोलन के वक्त जब कार सेवकों ने विवादित ढांचा ढहाया तो ज्यादातर के पास कोई औजार नहीं था। उस वक्त ब्रजभूषण ने कार सेवकों तक गहती फावड़ा पहुंचाने का काम किया। एक तरफ सरकारी ठेकों से बहते पैसे की हिस्सेदारी तो दूसरी तरफ बढ़ते राजनीतिक रसूख ने ब्रजभूषण को गोंडा, बस्ती, बहराइच का बाहुबली बना दिया, जिसे कुछ लोगों ने डॉन कहा, कुछ ने रॉबिन हुड, कुछ ने अपराधी तो कुछ ने नेता। और ब्रजभूषण का कद कैसे धीरे धीरे बड़ा होता चला गया, इसका पता पहली बार लोगों को तब चला था जब टाडा केस में उन्होंने जेल में रहते हुए अपनी पत्नी केतकी सिंह को गोंडा लोकसभा सीट से आनंद सिंह के खिलाफ ही 80,000 से ज्यादा वोटों से जीत दिला दी। इसके बाद उनका जलवा लोगों ने 2004 में उस वक्त देखा जब उन्हें बलरामपुर सीट से टिकट दिया गया। इस सीट से लगातार 2 बार बाहुबली रिजवान जीत रहा था। बलरामपुर सीट से ही कभी अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। बिल्ली नहीं बलवान चाहिए, उम्र नहीं रिजवान चाहिए के नारे फिजाओं में गूंज रहे थे। चुनौती मुश्किल थी, लेकिन ब्रजभूषण ने रिजवान को ऐसी पटखनी दी कि वो कभी लोकसभा नहीं पहुंच पाए। संयोग देखिए कि 2004 में उनकी जगह गोंडा से घनश्याम शुक्ला को उम्मीदवार बनाया गया। मतदान वाले दिन ही शुक्ला की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी ने ब्रजभूषण को बुलाया और आशंका जताई कि उन्हीं ने यह हत्या कराई है। जब मैं गया चुनाव जीत करके तो अटल जी को ये लोग भर चुके थे मेरे खिलाफ, और जाते ही हम और आदित्यनाथ जी खड़े थे। जैसे अटल जी आ रहे थे मैं दौड़ करके गए, पैर छुआ, उन्होंने छड़ी से रोक दिया और उन्होंने कहा मरवा दिया। मैं समझ नहीं पाया। हमने कहा क्या? कहीं मरवा दिया? उनका किसको? कहीं उसको? उनका किसको? कहीं गोंडा से कौन लड़ेगा? हम कहा घनश्याम शुक्ला। कहीं हाँ। हम कहा अटल जी। मैं भगवान समझता था, आपको भगवान समझता था। इसके बाद बीजेपी में ब्रजभूषण के दिन खराब आना शुरू हुए। नाराजगी के बीच 2008 में उन्होंने यूपीए सरकार के खिलाफ विपक्ष के महत्वपूर्ण विश्वास प्रस्ताव में अपनी ही पार्टी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग कर दी। बीजेपी ने निष्कासित किया तो ब्रजभूषण समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ गए और कैसरगंज सीट से लोकसभा पहुंच गए। दिलचस्प ये कि 2014 में जिस वक्त देश मोदी लहर पर सवार था, खुद नरेंद्र मोदी ने ब्रजभूषण को बीजेपी में आने का न्योता दे दिया। दरअसल हिंदुवादी विचारधारा के करीब रहे ब्रजभूषण समाजवादी पार्टी में खुद को मिसफिट मान रहे थे। दूसरी तरफ बीजेपी को गोंडा बस्ती के इलाके में उनकी जरूरत इसलिए भी थी क्योंकि उस इलाके की 3 लोकसभा और 12 विधानसभा सीटों पर ब्रजभूषण का प्रभाव माना जाता है। अयोध्या के साधु संतों में उनकी अच्छी पैठ है जो मुद्दों और पार्टी से अलग है। यही वजह है कि बाढ़ राहत के मुद्दे पर ब्रजभूषण योगी आदित्यनाथ की आलोचना कर देते हैं तो कभी बीजेपी की आंख में चुभने वाले आजम खान की तारीफ कर देते हैं। इसी तरह वो पार्टी लाइन से अलग बाबा रामदेव के खिलाफ खुलकर बोलने से नहीं घबराते। दरअसल ब्रजभूषण ने तमाम आपराधिक इतिहास के बावजूद अपने किस्से में बीजेपी की कहानी को इस तरह से मिला दिया है कि चुनावों के वक्त बीजेपी को उनकी जरूरत महसूस होती ही है। ब्रजभूषण उस इलाके की कई सीटों पर असर डाल सकता है। ये ठीक है कि ब्रजभूषण के कंट्रोल में उस इलाके के 7-8 एमएलए हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हो, वो ब्रजभूषण के साथ रहेंगे। और तो मतलब हुआ 2 लोकसभा सीट, 2 लोकसभा सीट में मान सकता हूं। गोंडा बलरामपुर हुआ या कैसरगंज हो गया। बीजेपी 9 साल की अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए अब 2024 का शंखनाद कर चुकी है और ऐसे वक्त में ब्रजभूषण शरण सिंह आरोपों में घिरे होने के बावजूद सुरक्षित मालूम हो रहे हैं। वैसे 40 साल के राजनीतिक सफर में वो विवादित ढांचे के विध्वंस मामले में भी आरोपों से बरी हुए और 1993 के बल्लीपुर गोलीकांड में भी बल्लीपुर में समाजवादी पार्टी के नेता विनोद कुमार सिंह और पंडित सिंह पर फायरिंग हुई थी। पंडित सिंह कभी ब्रजभूषण के दोस्त रहे थे, लेकिन बाद में उनकी दुश्मनी जग जाहिर थी। इस मामले में भी बीते साल एमपी एमएलए कोर्ट ने
उन्हें क्लीन चिट दे दी। लेकिन ये भी सच है कि पहली बार उन पर आरोप लगाने वाली महिलाएं हैं और पहली बार आरोप यौन शोषण का है। तो क्या ब्रजभूषण की कहानी में अचानक कोई नया मोड़ आएगा जहां वो अर्श से फर्श पर गिरेंगे? क्योंकि ये भी सच है कि कई बाहुबलियों के दिन यूपी में अब अच्छे नहीं चल रहे। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के बारे में कुछ साल पहले तक यही कहा जाता था कि उनके बुरे दिन कभी नहीं आ सकते, लेकिन कब कौन सी गलती किस बाहुबली के दिन गर्दिश में ला दे कहना मुश्किल है। आज तक ब्यूरो। ब्रजभूषण शरण सिंह से अलग उन महिला खिलाड़ियों की कहानी की बात करेंगे जिन्होंने अपनी पीड़ा लेकर सड़क को अखाड़ा बनाया तो ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग बेकाबू हो गए। वैसे सच ये भी है कि कुश्ती के खेल के खिलाड़ी भले ताकत और दांवपेच के माहिर माने जाते हों, लेकिन आजाद हिंदुस्तान में कुश्ती में भारत को पहचान दिलाने वाले खिलाड़ियों को हमेशा मुश्किलों का सामना ही करना पड़ा। ये कहानी दुखदाई है। वो खिलाड़ी जिन्होंने विश्व के बड़े खेल मंचों पर तिरंगा लहराया, हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को गर्व करने का मौका दिया, वो कभी रो रहे हैं, कभी चिल्ला रहे हैं, कभी गंगा में मेडल बहाने की बात करते हुए देश का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं। इन खिलाड़ियों के संघर्ष की अपनी अपनी कहानियां हैं। साक्षी मलिक के पिता दिल्ली ट्रांसपोर्ट में कंडक्टर थे, जबकि मां सुदेश मलिक आंगनबाड़ी में काम करती थी। साक्षी ने 12 साल की उम्र में ट्रेनिंग लेनी शुरू की। पूरा बचपन कुश्ती के नाम खपा दिया, सिर्फ इसलिए ताकि कुश्ती में देश का विजयी तिरंगा लहरा सके। विनेश का संघर्ष इसलिए भी अहम है क्योंकि उसके पिता की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी और फिर महावीर फोगाट ने ही उन्हें अपनाया और पहलवानी की ट्रेनिंग दी। दरअसल हर पहलवान के संघर्ष की अपनी अलग कहानी है। सौभाग्य से इनके संघर्ष की नहीं, आजकल इनका धरना देने और लाठी खाने की कहानियां सुर्खियों में। पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड और खेल रत्न जैसे पुरस्कारों से सम्मानित इन खिलाड़ियों को बड़े बड़े अवार्ड बेमानी लग रहे हैं, क्योंकि इनकी समस्याओं को जिस तरह सुना जाना चाहिए वो सुना नहीं गया। वैसे कुश्ती खिलाड़ियों को लेकर सरकार की संवेदनहीनता का इतिहास अपने आप में एक कहानी है, जिसका सबसे चर्चित किस्सा केडी जाधव से जुड़ा है। बात 1952 की है। हेलसिंकी ओलंपिक में जाने के लिए कुश्ती के पहलवान राज्य सरकार के दरवाजे पर एड़ियां रगड़ते रहे, लेकिन पहले तो मदद मिली नहीं और लगातार गुजारिश करने पर बहुत छोटी सी राशि दी गई। केडी जाधव ने दोस्त रिश्तेदारों से उधार मांगकर ओलंपिक में हिस्सा लिया और देश को पहला ब्रॉन्ज मेडल मिला। 1952 में भारत को हेलसिंकी ओलंपिक में कांस्य पदक जिताने वाले केडी जाधव 44 साल तक देश के अकेले व्यक्तिगत पदक विजेता रहे। उन्हें उस दौर में पॉकेट डायनमो के नाम से भी जाना जाता था। उन्हें ना कभी कोई पद्म सम्मान मिल पाया, ना कोई खास पहचान। ऐसी सैकड़ों कहानियां खेल इतिहास में दर्ज हैं, लेकिन सवाल उन कहानियों का नहीं है, सवाल है इन युवा खिलाड़ियों का जो अपने हुनर के बूते नया कारनामा करने का मादा रखते हैं, बशर्ते इन्हें खेलने दिया जाए। आज तक ब्यूरो।